आज का टॉपिक हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का है। थर्मोडायनेमिक्स में इससे पहले जो टॉपिक था उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। उसमें इंटरनल एनर्जी, सिस्टम, सराउंडिंग और सभी चीजों के बारे में बात की गई। आज का जो है हमारे पास है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है या कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ये सारी बातें पे आप जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात अगर हम कंसीडर करें एक पॉइंट को कि इफ Q amount of heat supplied, Q amount of heat supplied and W amount of work done on by the system, right? यानी Q amount of heat supplied to the system and W amount of work done by the system, right? So according to this statement, the first law of thermodynamics become delta U internal energy change is equal to Q minus W, right? W is equal to minus P डेल्टा V होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुटअप कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। क्लियर? अरेंज कर दीजिए। अरेंज करने पे माइनस Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U माइनस P डेल्टा V आ जाएगा। माइनस Q, यहां पे माइनस आप कॉमन ले लीजिए, देन डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। माइनस साइन कैंसिल हो गए। देन Q इज इक्वल टू व्हाट? इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस P चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारे पास एक इक्वेशन होगा। अगर हम इस इक्वेशन को कंसीडर करें और ये कहें कि डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो? 0। कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं, यानी प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume. It means delta V is equal to 0. Then Q become equal to change in internal energy plus P multiplied by 0. It means what? Q is equal to change in internal energy. Right? Since this process is carried out in the presence of constant volume, so add the suffix QV. Right? तो इसके बेसिस पे हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरनल एनर्जी क्या हुई? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व, एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड व्हाट? इंटरनल एनर्जी। इसी को क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को आगे की तरफ कैरी करते हैं जरा सा और फिर से लिखते हैं सेम प्रोसेस, बट दिस टाइम प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज constant. Then you can write delta U is equal to Q minus P delta V. Then Q is equal to what?
माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस पी डेल्टा वी। नेगेटिव साइन को आप कॉमन ले लीजिए, माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। नेगेटिव साइन कैंसिल्ड हो गए, देन it become q is equal to change in internal energy plus p delta v if process is carried out at constant pressure. Constant pressure, right? Then the delta u plus p delta v, this term is known as enthalpy change. क्या बोलेंगे इसको? एंथैल्पी चेंज, राइट? और कांस्टेंट यानी इसके किसके इक्वल हो गया? Q इज इक्वल टू डेल्टा H आ गया। एंथैल्पी चेंज मींस डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी, राइट? अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे? सफिक्स में QP। सबसे बड़ी बात है यहां पे जो याद रखने की है कि जो एंथैल्पी चेंज जो आपने डेल्टा H लिखा है वो आपके पास एक स्टेट ऑफ द सिस्टम है और तो और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये जो डेल्टा H है, एंथैल्पी चेंज इज ए स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, and it is also an extensive property. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना? अब अगर इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे देन व्हाट? एंथैल्पी इज इक्वल टू, एंथैल्पी मींस H is equal to the sum of internal energy and product of pressure and volume. अगर दो सिस्टम के लिए बात हो रही है यानी चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंजिंग फ्रॉम A to B, right? Then this one become HA is equal to UA plus PVA. For the product B, HB is equal to UB plus PVB. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो जब भी चेंज आप फाइंड आउट करते हो तो हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे यानी डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है सम ऑफ H F of product minus sum of H F of reactant, complete. Then what? Delta H is equal to HB minus HA equal to UB minus UA प्लस P कांस्टेंट VB माइनस VA आ जाएगा और देन व्हाट? डेल्टा H इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये जितनी भी इक्वेशंस की बात आपके सामने हो रही है, फॉर्मूले की बात हो रही है, ये सब आपका न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का आलम यह है कि कोई भी न्यूमेरिकल आपका थर्मोडायनेमिक का है, ज्यादातर के केसेस में जो हमारे पास एग्जामिनेशन में, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे होम क्लास 11th का एग्जाम्स हो, होम एग्जामिनेशन हो, सब में आपके पास इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। अब एक इसी में एक डेरिवेशन छोटी सी आ जाती है, जरा सा हम उसको भी देख लें,
फिर हम आगे की बात करते हैं। किताब कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और आराम से पैसिवली बैठ करके एक एक पॉइंट को समझना, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो कंटेंट कहां से आएगा। तो हमने आपको ये चीज बताया कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस पी डेल्टा वी। सिंस या अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। कंसीडर a process that changing from 1 to 2, प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो फॉर द प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर P V1 इज इक्वल टू N1 RT। यहां पे R और T दोनों ही कांस्टेंट फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर से कोई भी चीज। सेकेंड कंडीशन PV2 is equal to N2RT, right? Then the change during the process, change during the process क्या आ जाएगा? P कॉमन, V2 माइनस V1 is equal to N2 माइनस N1 और R और T तो दोनों में कांस्टेंट। देन व्हाट? P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N G R T। और इसकी वैल्यू जो P डेल्टा V की वैल्यू आपने निकाली है, अगर हम इसको इस इक्वेशन में रख दें तो एक नई इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी और उसका क्या बनने का फॉर्मूला है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G R T, न्यू इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और यहां पे डेल्टा NG की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा NG इज इक्वल टू सम ऑफ NG ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ NG ऑफ रिएक्टेंट। R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यहां से हमारे पास इसके एंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट होते हैं, फिर इसके बाद हम लोग हीट कैपेसिटी वगैरह पे जाते हैं। जरा इससे पहले हीट कैपेसिटी की बात हो या किस न्यूमेरिकल्स की बात हो, तो उससे पहले मैं एक और थोड़ा सा चेंज है, जरा ध्यान दीजिएगा। चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, कंपटीशन बढ़ गया है, राइट? जरा देखिएगा प्लीज। अब हमको पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू QV एंड डेल्टा H इज इक्वल टू QP होता है। यानी ये क्या है बेटे? एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी हो गई, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी चेंज हो गया। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देन इट बिकम QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V। अनदर इक्वेशन इन टर्म ऑफ हीट, राइट? और अगर आपने P डेल्टा V इज इक्वल टू रख दिया डेल्टा NG RT, देन इक्वेशन बिकम QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG RT। बीच में यहां पे एक छोटा सा टर्म और मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर कोई प्रोसेस है जो A और B के बीच में हो रहा है, यानी A क्या हो रहा है? A चेंज हो रहा है B में, A चेंज इनटू B एंड B फाइनली चेंज इनटू A। तो ये किस टाइप का प्रोसेस हो गया?
साइक्लिक प्रोसेस। विच टाइप प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस। यानी जिस एनर्जी से ए आपका बी में चेंज हुआ था और फिर जब बी दोबारा से ए में चेंज हुआ तो एनर्जी फिर से वहीं पहुंच गई। एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना, ए से बी में, बी से ए में। ए से एनर्जी मान लीजिए कुछ भी थी वो ए पे या बी पे आ गई, अब बी से दोबारा किसमें? ए पे, यानी अपने इनिशियल अमाउंट पे फिर से पहुंच गई। तो इस केस में अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो internal energy change also become zero, enthalpy change also become zero। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। मैं एक जगह से जाऊं दूसरी जगह से फिर आऊं तो फिर से मेरी एनर्जी में कोई लॉस नहीं। कहने का मतलब एक बार मैं एनर्जी गेन कर रहा हूं, दूसरी बार मैं एनर्जी लॉस कर रहा हूं। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रही है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन हो रही है। तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। यानी जो चेंज है एंथैल्पी में या इंटरनल एनर्जी में वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। दूसरा, इंटरनल एनर्जी और कब जीरो होती है? जब गैस कैसी हो? आइडियल हो। आइडियल गैस के केस में एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो। दूसरा केस, अगर आपका प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबेटिक प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस जानते हैं ना? प्रोसेस इन विच नो हीट इज एब्जॉर्ब, नो हीट इज एब्जॉर्ब, इट मींस द Q become equal to what? Zero, right? And no work is done, no work is done, कोई वर्क नहीं हुआ। कौन से केस में वर्क नहीं होगा अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो? फ्री एक्सपेंशन। किसमें? फ्री एक्सपेंशन। और जब फ्री एक्सपेंशन हमेशा किसमें होगा? वैक्यूम में। और ये जो फ्री एक्सपेंशन होता है हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखना है, ठीक है ना? और फ्री एक्सपेंशन है तो यानी P एक्सर्टेड की वैल्यू जीरो हो गई, जो मैंने आपको पहले बताया था। जब P एक्सर्टेड की वैल्यू जीरो हो गई तो W इज इक्वल टू P एक्सर्टेड इंटू डेल्टा V, तो ये वैल्यू जीरो इंटू डेल्टा V, यानी वर्क भी जीरो। और अगर किसी सिस्टम पे ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना कोई वर्क हुआ है, वर्क भी जीरो हो गया, तो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा? जीरो होगा। यही वेरिफिकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, राइट? यानी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q is zero, W is zero, then internal energy change is also become equal to zero। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कब कब जीरो हो सकती है? जब आइडियल गैस हो, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है ना? अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q इज इक्वल टू जीरो। साइक्लिक प्रोसेस अगर आ गया तो डेल्टा H और डेल्टा U यानी एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों ही जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना? अब इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है ना? वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से बनाइएगा, बिखराव नहीं होना चाहिए नोट्स में, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे। 50 चीजें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना? कि यहां से थोड़ा कंटेंट उठाया, थोड़ा वहां से उठाया, आपको मैं यहां पे पूरा कंप्लीट कंटेंट दे रहा हूं। इससे पहले का जो वीडियो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको पड़ा होगा, आप वहां से क्लिक करके 3 वीडियो पहले की हैं आपकी,
फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉल्यूम तो आप उसमें देख लीजिए, फोर्थ वीडियो है आपके पास। तो अगर हम न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दें यहां पे, तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिएगा, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे तो ये कंटेंट क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, समझिएगा कि एंथैल्पी आपको कब दी हुई है, एनर्जी आपको कब गिवन है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है या कांस्टेंट प्रेशर पे है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी गिवन है तो वो हमेशा क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दिया हुआ है तो एंथैल्पी चेंज। अच्छा, जब हम इसके न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो न्यूमेरिकल से पहले हमको दो तीन फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं, जैसे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्मूला। सेकेंड वन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, सेकेंड हो गया। थर्ड की अगर हम बात कर दें तो डेल्टा एच चेंज यानी एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बस ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, डेल्टा यू कब होंगे, at constant energy that measured या amount of energy that absorb or evolve at constant volume, constant internal energy at constant volume, and delta H at constant pressure। डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट, एंथैल्पी चेंज। अगर कोई वैल्यू एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो आप उसको एंथैल्पी मानेंगे। हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है ना। एंथैल्पी तो बहुत टाइप की है, वो भी जरा देखिएगा। जैसे एक फर्स्ट आपके पास एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डेल्टा एच सी, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबस्टन जब हो रहा होगा, बर्न हो रही होगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मीथेन को हम लोग बर्न करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि whenever any हाइड्रोकार्बन बर्न या कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन टेक्स प्लेस, जब भी कभी कंबस्टन होगा हाइड्रोकार्बन का तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म होगा। अगर आप खुद से रिएक्शन दी हुई है तो आप उसी से कैरी करेंगे, अगर आपको खुद रिएक्शन लिखनी तो इसी के साथ लिखनी है, और ये वाटर को हमेशा आप किसमें, लिक्विड स्टेट में ही दिखाओगे, ठीक है ना। अब इस कंबस्टन में जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। तो हमको तो कभी कभी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, और तब हम क्या करेंगे उसकी भी बात करने से पहले हम लोग एक और बात कर लें जरा सा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबकी डेफिनेशन एक ही तरीके से है। अब इसको कैसे बताया है जरा सा ध्यान देंगे कि अमाउंट
amount of energy absorb or evolve during the formation of 1 mole of substance, 1 mole of substance from its element, from its एलिमेंट, ये ध्यान रखना। 1 मोल की बात की गई, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की बात, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, इसका 1 मोल उसके एलिमेंट से आप लिखोगे कार्बन प्लस O2 जिससे वो फॉर्म हुआ है, तो इसको फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगेगी 1 मोल, उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सेम इसी तरह से वाटर के केस में आते हैं, तो वाटर का फॉर्मेशन किससे हुआ? H2 प्लस हाफ O2, 1 मोल की बात हो रही, तो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई या एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो गई, उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एक एक बार लिखते हैं यहां पे, समझते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, तो अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द reaction between acid and base, amount of energy absorb or evolve, right? कब? when 1 mole of acid react with base, बेस से रिएक्ट कर दें, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट बात आती है कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चेंज, 1 mole of substance change from liquid state to gas state। इसी तरह से अगर बात कर दें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेफिनेशन का पैटर्न हमने एक ही रखा, वर्ड्स स्टेटमेंट जिसे आप कहते हैं वो एक ही है, ताकि एक बात को समझे सारे के ऊपर अप्लाई कर लें, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या हुआ? इसको डेल्टा SUB, यहां पे क्या लिखेंगे? डेल्टा VAPH, ठीक है ना। सब्लिमेशन क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 mole ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर फेज या गैस फेज कह दीजिए, सॉलिड से किसमें? डायरेक्ट गैस। तो ये क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा LATTH, लैटिस एंथैल्पी। तो ये क्या होगा बेटे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व, एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 mole of crystal is formed,
1 mole of crystal is formed. लैटिस एंथैल्पी। कई तरीके की जो है एनर्जीज हैं और भी हैं, लेकिन अभी हमारे पास जिसके इंपॉर्टेंट, जिसके हमारे पास न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए बहुत प्रॉपर वे, ठीक है। मैं तब तक आपका फिर से इंतजार करके फिर मैं नए टॉपिक में आ रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद तुरंत हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं नया। स्टार्ट हो गए? हाँ जी। अब हमारे पास ये बहुत कई टाइप के एनर्जीज की बात हो गई। अब बात आती है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की डेफिनेशन हमने बताई आपको कि मीथेन का कंबस्टन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आप फाइंड आउट करो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो उस केस में आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 आपको गिवन है, ये HF ऑफ CH4 गिवन है, HF ऑफ CO2 इज ऑल्सो गिवन, HF ऑफ H2O इज ऑल्सो गिवन। ये सब वैल्यूज क्या है आपको गिवन है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके यहां आता है, राइट। और जो एलिमेंटल स्टेट पे है, जैसे वो आपका ऑक्सीजन है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा कितनी ली जाती है, HF की वैल्यू 0 हमेशा, राइट। HFO2 की क्या 0। अब हमको एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच सी या डेल्टा एच ऑफ कंबस्टन रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। पहले आप इसको आराम से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में लिख लीजिए इत्मीनान से, तब फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। यहां देखिए प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, हम यहां पे लिखेंगे एच एफ ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू एच एफ ऑफ वाटर, प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट में देखिए CH4 है, तो HF ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू HF ऑफ O2 ऑक्सीजन। अब ये लिखने के बाद हम लोग जो भी गिवन वैल्यूज हैं उसकी वैल्यूज को यहां पे पुटअप कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसका आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है -74.5 किलो जूल, कार्बन डाइऑक्साइड का -393.5, ऑफ वाटर -285.8। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि जब भी हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन या कंबस्टन की बात करें तो कंबस्टन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम। और जब एनर्जी गिवन आउट होगी तो उसकी साइन क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो निगेटिव। अब वैल्यूज यहां पे पुटअप करके हमें इसको सॉल्व कर देना है। HF ऑफ CO2 -393.5 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर -285.8 माइनस
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन -74.5 और प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा हमने क्या ले लेना, 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -393.5 माइनस 2 8 जा 16, 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16, 16 1 75, इतना आ गया प्लस 74.5। अब इन दोनों को सम करके जा देखिए, जल्दी से निकालिए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट निकालिए, जो देखिए क्या होगा। ठीक है ना, करना क्या है, सीधा करना है यहाँ पे -393.5 माइनस 571.6 14156 माइनस, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना वैल्यू, -965.1 प्लस 74.5। अब इसमें से क्या कर देना है, प्लस है 74.5, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 11 माइनस 5 6, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 7 9 8। साइन कौन सा रहेगा, जो लार्जर नंबर होता है साइन तो उसी का होता है, जो लार्जर नंबर होगा साइन तो उसी का होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, -890.6 किलो जूल पर मोल। यानी अगर मीथेन का 1 मोल का आप कंबस्टन करोगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, -890.6 किलो जूल पर मोल, 1 मोल में। इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस आ जाते हैं, किसी की भी आ जाए। जैसे चलिए एक और रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। अब आपको इसके न्यूमेरिकल्स धीरे 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 सब चीजें समझ में आने लगेंगी। कह रहे हैं कंबस्टन ऑफ इथेन C2H6, इथेन का कंबस्टन हुआ O2, देन व्हाट इज फॉर्म्ड, हमने क्या बताया कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन होगा तो हमेशा क्या बनेगा, बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी CO2 प्लस 2H2O, इसके हमको एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फाइंड आउट करना, राइट। जब हम खुद से रिएक्शन लिख रहे हैं तो H2O को क्या लिख देंगे, लिक्विड, बाकी सब गैस। ये प्रैक्टिस में रखिए, प्रैक्टिस में रखिए। अब बैलेंस कर दीजिए, 2 2 जा 4 2, बैलेंस करो भाई, 2 2 2 जा 4 2, नहीं यहाँ पे तो 3 आएगा, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 4 और 3 7, ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर में 7/2 जो भी नंबर आए। जैसे देखो यहाँ ऑप्शन कितने हैं, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 7 ऑड नंबर है ना, तो जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन क्या लिखेंगे, 7/2, सिंपल। ठीक है, एक और करते हैं कि डबल करते हैं, डबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथेन की गिवन है, इथेन की इन्होंने कह दिया, मान लीजिए -1475.8 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है -393.5 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी आपके पास गिवन है, तो क्या आ जाएगा, -285.8 किलो जूल पर मोल, पर मोल, ध्यान रहे। तो अब हमको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला, डेल्टा HC इज इक्वल टू सम ऑफ HF ऑफ प्रोडक्ट
बहुत ही पैसिवली, ठीक है ना, किसी भी प्लानिंग को करने से पहले बिल्कुल पैसिव रहिए, ये नहीं हबड़ तबड़ में नहीं करना है कोई भी चीज को, ठीक है ना, तुरंत गलती होगी क्योंकि रिएक्शन भी बनाना है आपको। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लीजिए। पहले आप रिएक्शन को यहां पे उतारिए, प्रोडक्ट में क्या है 2, तो 2 इंटू HF ऑफ CO2 प्लस 3 इंटू HF ऑफ H2O हो गया। रिएक्टेंट में आ जाइए, HF ऑफ C2H6 इथेन प्लस 7/2 HF ऑफ O2। भाई O2 की तो एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, 0, छोटी सी चीज है, याद रखें। अब इसके बाद आपने सबकी वैल्यूज पुटअप कर देनी है, तो वैल्यूज पुटअप कर दीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। 2 इंटू -393.5 प्लस 3 इंटू -285.8 किलो जूल माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, -1475.8, राइट, प्लस 7/2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटे, 0। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, जल्दी कीजिएगा। करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सिमिलर साइंस होंगे उनको प्लस करना है, जो अपोजिट साइन है उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, यहां पे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7, 2 9 जा 18 8, 2 3 जा 6 6 1 7, माइनस का यहां आ जाएगा माइनस, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 2 17 1 24 1 25 2, 3 2 जा 6 2 8, एक हो गए, माइनस की जगह प्लस हो गया 1475.8। अब इन दोनों को प्लस करके और इसको क्या कर देना, हमको अपोजिट साइन है तो माइनस कर देना है, -7 पॉइंट है यहां पे भी डेसिमल है, 787.0 -857.4, तो 4 4 13 13 1 14 15 15 1 16 प्लस 1475.8, 14 minus 8 6, 13 minus 5 8, 13 minus 7 6, 15 minus 1 5 minus 4 1, कैंसिल, साइन क्या आ जाएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू क्या गई 168.6 किलो जूल पर मोल। अगर ये कभी पूछ दें आपसे कि बताओ रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, राइट, तो ये डेल्टा H की वैल्यू से हम लोग डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर इस डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक, राइट, और अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी बेटे, एक्सोथर्मिक, यानी हीट इवॉल्व हो रही हो। अब वो बात दूसरी है कि हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो हमेशा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी, हीट एनर्जी इवॉल्व होनी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक।
एक तो आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, राइट। जरा दूसरे भी न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, देखते हैं। नीचे वाला, अब एक क्वेश्चन इस तरीके का आ गया। यहां पे क्वेश्चन की वैल्यू देखिएगा, इंपॉर्टेंस से तो मैं क्या ही कहूं, जितना कहूंगा कम है। इस टाइप के क्वेश्चंस की जरा देखिएगा। पहले क्वेश्चन को आराम से स्टडी करना है, पढ़ना है, समझना है, उसके कंटेंट्स क्या है, वैल्यूज क्या है, स्टेटमेंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। पहली चीज बोल रहे हैं कि हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी इतना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे कि ये है एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज कितना 3263.9 किलो जूल पर मोल। लेकिन कंबस्टन हो रहा है, तो कंबस्टन के केस में हमने कहा था एनर्जी गिवन आउट, तो गिवन आउट होगी तो साइन कैसा होगा, निगेटिव। तो हमने यहां पे साइन कौन सा लगा देना है, निगेटिव। अब at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट मीन्स टेम्परेचर इज व्हाट 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड कर दीजिए 298 केल्विन। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करने की बात कर रहे हैं, तो हीट ऑफ कंबस्टन एट कांस्टेंट प्रेशर किसको बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। यानी हमको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन भी नहीं दी हुई हमें, यानी हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब इस केस में चलो रिएक्शन पहले लिखते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। बेंजीन हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, ये याद रखिएगा। प्लस O2 हाइड्रोकार्बन है, तो जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन होता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म होता है, राइट। और जब हम खुद से रिएक्शन लिख रहे होते हैं तो हम लोग वाटर को हमेशा क्या दिखाते हैं, लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बैलेंस कर दीजिए, 6 कार्बन 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई। अब 6 2 जा 12 और 3 15 हो गया, 15 ऑक्सीजन, 15 ऑड नंबर है तो डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास गैस है, ये भी गैस है, और इसको हम लोग क्या लेंगे, लिक्विड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हमें इस तरह की इक्वेशन पता है, हमें प्रेशर नहीं पता, वॉल्यूम नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूले को तो यूज कर ही नहीं सकते कि भाई डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ना तो हमको प्रेशर पता है, ना हमको वॉल्यूम पता है, तो ये तो नहीं यूज होगा। अब इसकी जगह क्या यूज करते हैं, हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन मिल गई है, तो हम इक्वेशन से डेल्टा Ng निकाल सकते हैं। R की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है 8.314। टेम्परेचर हमको गिवन है, यानी RT। डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, पहले यहां पे ध्यान दो, हम इसको ऐसे लिखते हैं, जरा सा यहां पे लिखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब जरा चेक करते हैं जरा क्या क्या है क्या नहीं है भाई। हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज गिवन है, हाँ जी गिवन है। आर की वैल्यू पता है हमें, जूल पर केल्विन पर मोल, लिखा नहीं है, जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। टेम्परेचर 298, ठीक। हमारे पास क्या चीज नहीं है, डेल्टा एन जी नहीं है, तो डेल्टा एन जी हम फाइंड आउट कर लेंगे,
तो कैसे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा Ng इज इक्वल टू सम ऑफ Ng ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ Ng ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखिए सिर्फ गैस मॉलिक्यूल है ना, Ng का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ओनली। तो देखिए गैस रिप्रोडक्ट में देखिए यहां 6 है, H2O तो लिक्विड में है तो 0 मान लेंगे, माइनस रिएक्टेंट में आइए 15/2, लिक्विड स्टेट में है तो 0। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लीजिए, रफ में कहीं पे भी सॉल्व कर लीजिए। तो 6 माइनस 15/2 को कर दे, 2 हमने एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा 12 माइनस 15 यानी कितना -3/2, यानी हमारे पास डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई -3/2। वैल्यूज पुटअप करें, कितना -3263.9 माइनस 3/2 इंटू 8.314। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू किलो जूल में है और आर की वैल्यू जूल में है, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 1000, इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए अपॉन 100 इंटू 298। करना क्या है, सबसे पहली बात इतनी जो वैल्यू है सबसे पहले उसको अलग सॉल्व करना है, स्टेप पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी वैल्यू को पहले अलग से सॉल्व कर, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको सॉल्व करें तुरंत, बहुत सारे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक चीजों को हमने जानना है, समझना है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए भाई कितना आंसर आ रहा है इसका। बोलो भाई, ठीक है आ गया, बताओ, तुम बोलते नहीं मेरा, अब बोलोगे सर मोबाइल में कैसे बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, मैं इसको जरा यहां पे कर देता हूं, ज्यादा नीचे झुकना पड़ रहा है। डेल्टा H इज इक्वल टू -3263.9 माइनस इसकी वैल्यू 3.7। अब दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, अरे बताओ भाई, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस, सिमिलर साइन होते हैं तो प्लस, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना -3263.9 और 3.7 आपने इसमें ऐड कर देना, तो 16 7 हो गया, 7 6 2 3 माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -3267.6 किलो जूल पर मोल। और आपने बिल्कुल सही किया, तो आपके 3 नंबर तो पक्के हैं, 3 नंबर हमारे पक्के हैं। इस टॉपिक की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन आ गया, वैल्यूबल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अप्लाई और ये कह लीजिए आपका दिमाग लगाने वाला, थोड़ा समझने वाला है बस, और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से, इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, अगर वाटर वेपर को हम लोग परफेक्ट गैस मान लें, तो मोलर एंथैल्पी चेंज एट 1 बार, देखिए प्रेशर आपका कांस्टेंट, राइट, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना 41 किलो जूल पर मोल। और कैलकुलेट क्या करना है,
इंटरनल एनर्जी चेंज साफ साफ लिखती है, राइट। यानी हमको क्या गिवन है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज 41 किलो जूल पर मोल। फाइंड आउट क्या करना है, इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसको 273 ऐड कर दीजिए, 373 केल्विन आ गए, राइट। अब इस वाले केस में भी अगर आप ये सोचे तो हमको यहां पे वॉल्यूम तो नहीं दिया है, तो जब वॉल्यूम नहीं दिया है तो क्या हम डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी का फॉर्मूला लगा पाएंगे? जब वॉल्यूम हमारे पास है ही नहीं तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अब हमें टी दिया है तो हम दूसरे फॉर्मूले पे चलेंगे, तो टी यानी आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ध्यान से देखना, यह किलो जूल में है, ये जूल में है, तो इसको आपने किलो जूल में कन्वर्ट कर देना है, राइट। अब जरा फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O इज वेपोराइज्ड। अच्छा, वेपोराइज्ड होगा तो किस में चेंज होगा, वेपोराइज्ड होगा ना, H2O लिक्विड स्टेट से अगर वेपोराइज होगा तो किस स्टेट में चेंज होगा, गैस में। यानी एक रिएक्शन हमारे पास आ गई, तो इस रिएक्शन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर देंगे, डेल्टा एनजी, तो सम ऑफ एनजी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एनजी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए गैस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में कोई गैस मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो क्या 0, यानी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब हमको डेल्टा यू निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वैसे ही है, इसको इधर ले आइए, तो इधर प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एन जी आर टी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 41 माइनस 1 इंटू आर की वैल्यू 8.314 अपॉन 1000 इंटू 373। सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व करके इतने की वैल्यू आपको पहले सॉल्व कर लेनी है, इसकी वैल्यू सॉल्व करके फिर इसके बाद इसमें से माइनस कर देना है। तो चलिए जल्दी से क्विक काम कीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके तुरंत कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिएगा, मन लगा करके बैठिए, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3.10, प्लस का है माइनस का है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे बताओ भाई, प्लस माइनस क्या होंगे, बोलो जल्दी से बोलो भाई, ये प्लस है माइनस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे। तो 10 माइनस 1 9, पॉइंट 10 माइनस 3 7, अभी यहां पे कितने हो गए 3, तो आंसर हमारा आ गया 37.9 किलो जूल पर मोल। इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। और अगर सेकंड कंडीशन की बात कर दें, इसी में तुरंत इस वाले केस में आते हैं सेकंड कंडीशन, जरा यहां पे देख लीजिएगा, इंटरनल एनर्जी ही फाइंड आउट करनी। 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस, तो रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, H2O लिक्विड चेंज टू H2O सॉलिड। अब इस केस के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ एनजी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एनजी ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देखिए कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं 0, रिएक्टेंट में भी कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं तो 0, यानी डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो गई 0। तो अब
फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, माइनस नहीं है, कितनी है, 41 माइनस 0 इंटू 8.314 अपॉन 1000, टेम्परेचर 373। अब किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0, यानी ये क्या हो गया 41, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज बिकम इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।